हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज की क्लास सभी लोग शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास बिना देरी के। आज है 6 फरवरी 2023 और 6 फरवरी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंटेंट हम लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2023। तो ग्रैमी अवार्ड 2023 की घोषणा हो चुकी है, ये दे दिए गए हैं। अब देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आ रहा है, अवार्ड तो कई दिए गए हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लेकर हम आए हैं। एक भारतीय को मिला है जिसको 3 बार मिल चुका है। पहली बार 2015 में, और दूसरी बार 2020 में, और तीसरी बार कब मिला है इस बार का 2023 का। सॉरी, दूसरा जो मिला था 2022 का मिला था। तो 15 और इसके बाद 22 का और इसके बाद 2023 का भी मिला। तो 3 बार जीतने वाले पहले भारतीय बने। नाम क्या है? रिकी केज। रिकी केज, ये नाम याद रखना, रिकी केज नाम है। तो ग्रैमी अवार्ड 2023 पाने वाले भारतीय कौन है? रिकी केज। अब देखिएगा रिकी केज के बारे में, ये कौन है? म्यूजिक कंपोजर है। कौन है? म्यूजिक कंपोजर। म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर है, याद रखिएगा। रिकी केज म्यूजिक कंपोजर है। इनको ये अवार्ड मिला ग्रैमी अवार्ड 2023, और इनको 3 बार अवार्ड मिल चुके हैं। 3 बार, और 3 बार जीतने वाले पहले भारतीय बने। पहले भारतीय। ये अवार्ड मतलब ग्रैमी अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले भारतीय बने। नाम क्या है? रिकी केज। याद रखिएगा। अब अगर पूछ दिया जाए इनको कब कब दिया गया, तो 2015 और 2022। 2015, 2022, इसके बाद तीसरा कब मिला? 2023 का। अब देखिएगा जो 2023 का मिला है, किसके लिए मिला? तो डिवाइन टाइड्स एल्बम है इनकी। डिवाइन टाइड्स। तो डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए, डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको 2023 का ग्रैमी अवार्ड। अब ग्रैमी देखिएगा, ग्रैमी किससे संबंधित होता है? तो म्यूजिक से या संगीत से। किससे संबंधित होता है? ग्रैमी, याद रखिएगा, किससे संबंधित होता है? म्यूजिक से। तो म्यूजिक से ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, या संगीत से। ये किससे संबंधित होता है? तो संगीत से। अब देखिएगा, एक रिकी केस के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र के अवार्ड पाने वाले, ग्रैमी अवार्ड सबसे कम उम्र में पाने वाले हैं। कम उम्र में पाने वाले। अब देखिएगा इस बार जो ग्रैमी अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो ये किससे संबंधित है? पहली बात तो याद रखिएगा, किससे संबंधित है? संगीत से। किससे? संगीत से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस बार कौन सा है? तो म्यूजिक से संबंधित है। शुरुआत कब हुई थी? और इस बार 65वां है। कौन सा? 65वां। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2023 का जो है ये 65वां है। कौन सा? 65वां। तो 2022 का तो 64वां था। कौन सा? 64वां। तो 64वें में भी रिकी केज को मिला था, और 65वें में भी। अब देखिएगा, बात करते हैं संगीत। तो इसका आयोजन अगर पूछा जाए, आयोजन कहां पर हुआ इस बार? लॉस एंजल्स में। आयोजन कहां हुआ? लॉस एंजल्स में। ये भी याद रखिएगा आयोजन। तो लॉस एंजल्स में आयोजन। लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ। संगीत से संबंधित 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2023 में 65वां है। 2022 में अगर पूछा जाए तो 64वां था। रिकी केज को 3 बार मिल चुका। आगे देखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसमें शामिल होने वाला भारतीय संगीत कौन सा है? तो किस गाने को मिला है भारत में कौन सा ग्लोब अवार्ड है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में दिया गया। कब दिया गया? 2022 में दिया गया। और किसको दिया गया? कौन सा गाना शामिल था? तो गाना कौन सा? नाटू नाटू शामिल किया गया। कौन सा? नाटू नाटू गाना शामिल किया गया। कौन सा? नाटू नाटू शामिल किया गया था गाना गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। आगे देखिएगा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये भी आज ही दिया गया अवार्ड कौन सा है? किसको दिया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। किसको? डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है अवार्ड मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। डॉक्टर पैगी मोहन।
आगे देखिएगा, विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल, इसकी शुरुआत हुई है किसकी, एक पहल है विजिट इंडिया ईयर 2023। अब देखिएगा 2023 में विजिट करने से संबंधित है, किससे, तो विजिट क्या होता है, यात्रा से संबंधित होगा, किससे, यात्रा से संबंधित होगा, तो ये किससे संबंध रखेगा, पर्यटन से, किससे, तो सीधे याद रखिएगा विजिट इंडिया ईयर 2023, तो इंडिया मतलब भारत ईयर 2023 साल 2023 में विजिट, और विजिट से संबंधित है तो किससे होगा, पर्यटन से। किसने शुरू की है, पर्यटन मंत्रालय ने, पर्यटन, तो किसके द्वारा शुरू हुई है, पर्यटन के द्वारा शुरू की गई है, पर्यटन के लिए शुरू की गई है। अब किसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग हुई है, जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री, पर्यटन मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी द्वारा इसकी शुरुआत हुई है, जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी द्वारा इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा, जी किशन रेड्डी के द्वारा। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, वाणी जयराम का निधन। अब देखिएगा वाणी जयराम का निधन हो गया हाल ही में, ये कौन थी, किससे संबंधित थी, तो देखिएगा वाणी जयराम प्रसिद्ध गायिका थी, कौन, प्रसिद्ध गायिका थी, और इनका निधन हो गया। तो ये गायन कला से इनका संबंध था, लिख लीजिएगा प्रसिद्ध गायिका, कौन थी ये, प्रसिद्ध गायिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, प्रसिद्ध गायिका। देखिएगा इन्होंने कई भाषाओं में अपने गीत गाए हैं, विभिन्न भाषाओं में लगभग 12 से अधिक भाषाओं में इन्होंने अपने गीत गाए हैं। देखिएगा कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, जैसे भोजपुरी, हिंदी, तमिल, मराठी आदि भाषाएं शामिल हैं। भोजपुरी, हिंदी, तमिल, मराठी और तेलुगु। तो हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी भाषाएं शामिल हैं जिनमें इन्होंने गाए गाना। अब देखिएगा वाणी जयराम, नाम याद रखिएगा, नाम क्या है, वाणी जयराम। इनको पद्म भूषण सम्मान 2023 में भी मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म भूषण 2023, मतलब इस बार का पद्म भूषण सम्मान भी मिला है इनको। वाणी जयराम, इनका हाल ही में निधन हो गया है। किससे संबंधित थी, प्रसिद्ध गायिका थी, कौन थी ये, प्रसिद्ध गायिका। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का निधन, इनको 2023 में पद्म भूषण सम्मान मिला। आगे देखिएगा परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। तो परवेज मुशर्रफ आप सभी को पता होना चाहिए, परवेज मुशर्रफ कौन थे, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, कहाँ के, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष भी रहे। कौन, सेनाध्यक्ष भी वहां के रहे। तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, तो वहां के राष्ट्रपति ये कब रहे थे, 2001 से। कब से बने थे राष्ट्रपति, 2001 से। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, कहाँ, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। तो याद रखिएगा परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया। ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, कहाँ के, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितने वर्ष के थे, 79 वर्ष में इनका निधन हो गया। अब देखिएगा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, और हमने बताया राष्ट्रपति कब रहे, 2001 से 2008 तक। कब रहे, 2001 से 2008 तक ये राष्ट्रपति रहे। इसके साथ ही साथ 1998 में ये वहाँ के जनरल बने। कहाँ के, पाकिस्तान के जनरल भी रहे। 1998 में जनरल बने थे, कौन, जनरल। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। जन्म कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा, जन्म कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही इनका परिवार दिल्ली से स्थानांतरित हो गया था पाकिस्तान के लिए। आगे देखिएगा विश्वनाथ। तो विश्वनाथ कौन थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। दोनों करंट के क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ और विश्वनाथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है, तो ये फिल्म निर्माता थे, और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे। विश्वनाथ, क्या नाम है, विश्वनाथ। तो दादा साहब फाल्के फिल्म निर्माता थे, फिल्म निर्माता। अब फिल्म से संबंधित है तो इन्हें कौन सा पुरस्कार, दादा साहब फाल्के से सम्मानित विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, जो फिल्म निर्माता थे। आगे देखिएगा शांति भूषण, ये हमने क्वेश्चन आपको करवाया है। शांति भूषण का हाल ही में निधन हो गया था। बालकृष्ण दोषी कौन थे, तो ये मशहूर आर्किटेक्चर या महान आर्किटेक्चर थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनको इस बार का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया मरणोपरांत। तो मरणोपरांत
इनको पद्म विभूषण सम्मान और पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को भी दिया गया मरणोपरांत। शांति भूषण कौन थे, ये भी याद रखिएगा, पूर्व कानून मंत्री और सीनियर वकील, पूर्व कानून मंत्री और सीनियर वकील। और बाल कृष्ण दोषी ये कौन थे, ये मशहूर आर्किटेक्चर, तो मशहूर आर्किटेक्चर थे। 2023 में इनको पद्म विभूषण सम्मान भी मिला। इसके पहले भी इनको एक सम्मान मिल चुका है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित बाल कृष्ण दोषी का हाल ही में निधन हो गया था। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया और कहां पर उद्घाटन किया गया, कब से कब तक ये वीक मनाया जाएगा, याद रखिएगा। और ये निर्भर किस पे है, तो इंडिया एनर्जी पर निर्भर है। लेकिन कैसी एनर्जी पर निर्भर है, ग्रीन एनर्जी पर निर्भर है, हरित एनर्जी पर निर्भर है। ये याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, इंडिया एनर्जी वीक। तो एनर्जी वीक का उद्घाटन कहां पर किया गया, बंगलुरु। कहां पर, बंगलुरु कर्नाटक। कहां पर, कर्नाटक में। तो इसका उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा, पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिएगा, हमने बताया इसका वीक मनाया कब जाएगा, तो 6 से 8 फरवरी तक। कब, 6 से 8 फरवरी, 6 से 8 फरवरी के बीच, 6 से 8 फरवरी के बीच इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वीक बनाया जाएगा। अब देखिएगा, इसमें लगभग अलग अलग देशों के 30 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कितने, अलग अलग देशों के 30 मंत्री भाग लेंगे। अलग अलग देशों के 30 मंत्री हिस्सा लेंगे। तो अलग अलग देशों के 30 मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। और हिस्से के साथ अगर प्रतिनिधियों की संख्या पूछी जाए तो लगभग 30,000 से प्लस प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित रहेंगे। मंत्री की अगर बात करेंगे तो 30 मंत्री, अलग अलग देशों के 30 मंत्री यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिएगा, आगे हमने बताया है किससे संबंधित, हरित एनर्जी से। तो गैर परंपरागत हरित एनर्जी पर जोर दिया जाएगा। किस पे, गैर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। देखिएगा, गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उन पे जोर दिया जाएगा, उन पे बातचीत या चर्चा होगी। तो इन लोगों के बीच बातचीत एक दूसरे देश में फैलेगी, तो एक दूसरे देश में बढ़ावा इसको मिलेगा, किस तरीके से किसका उपयोग करना है। तो गैर परंपरागत, अब गैर परंपरागत आपको पता होना चाहिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब क्या होते हैं। ये हरित एनर्जी से संबंधित है। देखिएगा, परंपरागत मतलब जो हमारी परंपरा से चली आ रही, जैसे हम कोयले को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं या किसी अन्य चीज को जला करके उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें प्रदूषण होता है। क्या होता है, प्रदूषण होता है। ऐसी चीज जैसे डीजल है, इससे प्रदूषण होता है, या मिट्टी का तेल है, इससे प्रदूषण होता है। ऐसी चीज जिससे प्रदूषण बहुत ही नाम मात्र हो या ना हो, तो जैसे सूर्य की ऊर्जा है, तो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करें, विंड एनर्जी का उपयोग कर सकें, मतलब पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इस तरीके से इस पर बातचीत होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। ये क्या होती है, गैर परंपरागत ऊर्जा होती है। जैसे पवन चक्की लगाई जाती है, उसका उपयोग करें, सौर ऊर्जा का उपयोग करें। ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अब देखिएगा, इसी पर सभी पर बात की जाएगी। ग्रीन मोबिलिटी रैली, इसके साथ ही ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी शुरू किया गया। इसमें क्या और किया गया, देखिएगा, नंबर 1 ग्रीन मोबिलिटी रैली, ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी शुरू किया गया। ग्रीन मोबिलिटी रैली, इसमें ग्रीन से संबंधित, तो ग्रीन क्या है, हरित। क्या है, हरित। ये भी याद रखिएगा, किससे संबंधित है, हरित। तो ये भी हरित ऊर्जा से इसी के उपयोग को बताने के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी शुरू किया गया पीएम मोदी द्वारा। आगे देखिएगा, इंडियन ऑयल के द्वारा बनाए गए कुक टॉप जो सोलर मॉडल पर काम करता है, उसको भी लॉन्च किया गया। दूसरा क्या है, कुक टॉप लॉन्च किया गया। अब कुक टॉप क्या है, ये इंडियन ऑयल द्वारा बनाया गया है। इंडियन
आयल द्वारा इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये किससे संबंधित है, किससे चलेगा, तो सौर ऊर्जा से। किससे चलने वाला है, सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला कुकटॉप, इसको लॉन्च किया गया। ग्रीन मोबिलिटी रैली का उद्घाटन किया गया या इसको शुरू किया गया। इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन कहां पर किया गया, बेंगलुरु। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, इंडिया वाटर वीक। इसके पहले एक क्वेश्चन और है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, तो देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा बनेगा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। कहां पर बनेगा, अपने भारत के बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में। कहां पर बनेगा, कर्नाटक। ये भी कर्नाटक का है, तो वहीं पर इसका भी उद्घाटन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हब या यूनिट किसके द्वारा होगा निर्माण, HAL द्वारा। आगे देखिएगा, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम मोदी, मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें शक्तिशाली नेताओं को दर्शाया गया है या ग्लोबल रूप से। कैसे, ग्लोबल रूप से इसकी रिपोर्ट दी गई है कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो ग्लोबल रूप से लोकप्रिय रैंकिंग में पीएम मोदी नंबर 1 पर रहे हैं। तो पीएम मोदी टॉप रैंकिंग में किसमें रहे हैं, टॉप रैंक किसने हासिल की है, पीएम मोदी ने टॉप रैंक हासिल किया है मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें ग्लोबल रूप से आंकड़ा दिया जाता है। ग्लोबल रूप से सबसे लोकप्रिय नेता 78% इनकी लोकप्रियता रही। देखिएगा, सबसे लोकप्रिय आगे देखिएगा, विंड पावर कैपेसिटी में भारत। विंड पावर कैपेसिटी में भारत की रैंकिंग क्या है। वर्तमान में अगर भारत की बात करें तो विंड पावर कैपेसिटी में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा है, चौथा स्थान भारत का। तो भारत का चौथा स्थान, भारत 4th रैंक पे। आगे देखिएगा, इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन। इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कहां पर किया गया, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। वहां पर मुख्यमंत्री मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित रहे। लेकिन उद्घाटन अगर पूछा जाए कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और समापन किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर उद्घाटन की बात करें कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा किया गया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका समापन किया गया। याद रखिएगा, तो इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कहां पर किया गया, ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, चौथा क्या है पढ़िएगा, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। तो नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो बीच पर आयोजन होता है इसका, बीच सॉकर चैंपियनशिप। आयोजन कहां पर हुआ, तो आयोजन गुजरात में हुआ। कहां पर, सूरत में। कहां पर, डुमुस बीच सूरत में। आयोजन कहां पर हुआ, बीच तो डुमुस बीच सूरत कहां पर हुआ, याद रखिएगा। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का अगर आयोजन पूछा जाए कि आयोजन कहां पर हुआ, तो डुमुस बीच। कहां पर, डुमुस बीच सूरत पर किसका आयोजन हुआ, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का। अब देखिएगा इसके बारे में और, तो इसका आयोजन हुआ और विजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा। विजेता कौन रहा, अगर विजेता की बात करें तो विजेता केरल रहा। विजेता कौन रहा, केरल। याद रखिएगा, विजेता की अगर बात करेंगे तो विजेता रहा यहाँ पर केरल। कौन रहा, केरला। और उपविजेता की अगर बात करें, इसने किसको हराया, तो उपविजेता रहा पंजाब। तो विजेता केरल, उपविजेता पंजाब रहा। डुमुस बीच सूरत में इसका आयोजन हुआ, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप। अब देखिए, इसमें अगर बात करें 19 टीमों ने हिस्सा लिया। कितनी, 19 टीमों ने भाग लिया। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसके बारे में बात करेंगे। इसका आयोजन कहां पर हुआ, जम्मू कश्मीर। नेशनल आइस हॉकी, तो आइस की बात करेंगे, बर्फ जहां पर होगी वहीं तो आयोजन होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो
इधर साइड वाले या बीच वाले राज्य मत कर देना, हमेशा कहाँ पर रहेंगे, तो याद रखिएगा बर्फ कहाँ पर ज़्यादा गिरती है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश साइड। तो इसमें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजन कहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर। आयोजन कहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। अब देखिएगा इसकी अगर बात करें कि जीता कौन, तो सॉरी जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख है, कौन सा, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख। आयोजन कहां पर हुआ, लेह लद्दाख। अब देखिएगा अगर बात करें कि जीता कौन, तो इसका विजेता कौन रहा, आईटीबीपी। कौन रहा, आईटीबीपी विजेता रहा और तीसरी बार विजेता रहा। कौन, आईटीबीपी तीसरी बार विजेता रहा। इसका आयोजन कहां पर हुआ, लेह लद्दाख। तो विजेता अगर बात करें, विजेता आईटीबीपी, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी विजेता रहा। इसका कौन रहा, आईटीबीपी विजेता रहा। और इसकी बात करें तो 3 बार का विजेता है, 3 बार का विजेता, 3 बार का विजेता हुआ ये आईटीबीपी, 3 बार का विजेता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। आगे देखिएगा दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का नाम हाल ही में क्यों आया है, चर्चा में है। तो दीपा कर्माकर है कौन, भारतीय जिम्नास्ट हैं। कौन है, भारतीय जिम्नास्ट है, याद रखिएगा भारतीय जिम्नास्ट। तो डोपिंग के कारण इनका नाम चर्चा में आया, इन पे बैन लगा दिया गया डोपिंग टेस्ट हुआ था तो इन पे 21 माह के लिए बैन लगा दिया गया, इसीलिए इनका नाम चर्चा में है। क्वेश्चन आ सकता है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है या किससे संबंधित है, तो ये कौन है, भारतीय जिम्नास्ट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा सरस आजीविका मेला, याद नाम से ही समझ में आ रहा होगा आजीविका मेला। तो आजीविका मेला एक स्वरोजगार पैदा करने की चीज है, स्वरोजगार पैदा करने के लिए मेला है। देखिएगा इसमें 75 लगभग स्टॉल लगाए गए। इसका आयोजन कहां पर हुआ, जम्मू और कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। और इसमें 75 स्टॉल लगाए गए जिसमें महिलाओं ने जो अपने हस्त बुनित या हस्त से, हाथों से जो घर की बनाई हुई चीजें थी उनको बेचने के लिए स्टॉल लगाया गया था। उसको बढ़ावा देने के लिए सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। तो आयोजन कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा आयोजन कहां पर किया गया, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र। पांचवा प्रश्न है और पांचवा इसमें भी आ गया। तो पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, देखिएगा झारखंड के देवघर में। किसमें, झारखंड के देवघर में इसका उद्घाटन किया गया। और ये संयंत्र किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो नैनो यूरिया का संयंत्र देवघर, कहां पर, देवघर, देवघर झारखंड, देवघर झारखंड। उद्घाटन की अगर बात करें, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उद्घाटन किया गया अमित शाह द्वारा। अमित शाह वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा अमित शाह, अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये कौन है, गृह मंत्री। अब गृह मंत्री हैं तो इन्होंने उद्घाटन क्यों किया, क्योंकि गृह मंत्री हैं तो इनका यूरिया से क्या संबंध है, तो यूरिया मतलब ये किससे संबंधित है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो इफ्को नैनो, इफ्को द्वारा बनाई जा रही है। किसके द्वारा, इफ्को द्वारा ये बनाई जा रही है नैनो यूरिया इफ्को, इफ्को द्वारा ये यूरिया बनाई जा रही है, नैनो यूरिया इफ्को द्वारा बनाई जा रही है। तो इफ्को क्या है, एक सहकारी संस्था है। क्या है, एक सहकारी संस्था है। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री भी अमित शाह जी हैं। पहली बार इसका निर्माण ही किया गया, पहली बार ये मंत्रालय बनाया गया, तो इसके पहले मंत्री कौन हुए, अमित शाह। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे, देवघर झारखंड में उद्घाटन किया गया, अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया। कहां पर, देवघर झारखंड। अब आगे देखिएगा, बात करेंगे नैनो यूरिया। तो इफ्को का ये पांचवा संयंत्र है। संयंत्र कौन सा है, पांचवा संयंत्र है। 450 करोड़ की योजना है। कितने, 450 करोड़ की योजना है, 450 करोड़ की योजना कितने की योजना है, 450 करोड़ की योजना है। इफ्को द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अब देखिएगा भारत का पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र है। क्या, भारत का पांचवा नैनो यूरिया संयंत्र है। अब इसकी आधारशिला, उद्घाटन नहीं आधारशिला लिखिएगा क्योंकि अभी बना नहीं है। 450 करोड़ की योजना है, आधारशिला, आधारशिला। अब अगर बात इफ्को की करेंगे, इफ्को क्या है, तो ये हमने बताया ये एक सहकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली। और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1967 में स्थापित किया गया था इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, याद रखिएगा। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, इतना याद रखिएगा इफको के बारे में। अब देखिएगा आगे अगर बात करेंगे तो ये 5वां यूरिया संयंत्र है। अगर पहले की बात करें, पहला कहाँ पर है? तो पहला गुजरात में है। पहला कहाँ पर है? गुजरात में। ये 5वां है तो पहला कहाँ पर है? 5वां है तो पहला कहाँ पर है? पहला है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था, पीएम मोदी जी ने, मोदी जी। अब अगर बात करें कि नैनो यूरिया बनाने वाली पहली कंपनी, नैनो यूरिया निर्माण करने वाली, निर्माण करने वाली पहली कंपनी, विश्व की पहली कंपनी, मतलब किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? नैनो यूरिया का। तो विश्व में इसका पहली बार निर्माण इफको द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इफको द्वारा। आगे देखिएगा, अब यूरिया की अगर बात करेंगे, ये तो नैनो यूरिया हो गई। इसका 5वां संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? देवघर में। पहला संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? गुजरात में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब देखिएगा 5वां संयंत्र ये बनाया जा रहा है। यूरिया की अब बात करेंगे तो प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक पदार्थ, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक। अब पहला कार्बनिक यौगिक है तो बनाया कब गया था? 1828 में। 1828 फ्रेडरिक बोहलर द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक बोहलर द्वारा। 1828 में फ्रेडरिक बोहलर द्वारा 1828 में प्रयोगशाला में इसका निर्माण किया गया। और प्रयोगशाला में निर्माण होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। यूरिया के बारे में और आगे जानकारी देखिएगा। इसमें नाइट्रोजन की अगर मात्रा की बात करें, नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? तो 46%। नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है? 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की बात करें 71%। कितना? 71% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे देखिएगा यूरिया के बारे में। तो यूरिया का सूत्र क्या है? CH2CO याद रखिएगा, CH2CO यूरिया का सूत्र है। सॉरी, NH2 गलत लिखी, NH2CO। तो ये यूरिया का सूत्र है NH2CO। पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था। सूत्र क्या है? NH2CO। इसके बारे में जानकारी याद रखिएगा। यूरिया के बारे में, इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और NH2CO इसका सूत्र है। और प्रयोगशाला में निर्मित पहला पदार्थ है। 1828 में इसका निर्माण किया गया था। वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन पूछा जाए 71% पाया जाता है। अब देखिएगा, ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बेहतरीन क्वेश्चनों का कंटेंट लेकर हम डेली आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।